दोस्तों सिंधु वासियों ने अपनी कुछ बस्तियां वहां पर बसा दी जहां खेती करना संभव नहीं था। अर्थात ऐसे क्षेत्रों में बस्तियां बसा दी जहां पर रेगिस्तान जैसे क्षेत्र थे। और जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में न कृषि होगा न पशुपालन। तो इनकी ये समृद्धि आई कहां से, प्रश्न ये उठता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे सिंधु वासियों का जो व्यापार वाणिज्य था, आर्थिक जीवन था, वो बहुत ही प्रगतिशील और व्यवस्थित तरीके से था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपने व्यापार वाणिज्य के संतुलन को अपने पक्ष में रखा। सिंधु वासियों ने न केवल आंतरिक व्यापार किया बल्कि विदेशों से व्यापार, जिनमें से मेसोपोटामिया हो गया यानी इराक, ईरान, ओमान, बहरीन, यहाँ तक कि मिस्र से भी उन लोगों ने अपना व्यापारिक संपर्क बेहतर तरीके से स्थापित किया। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है आर्थिक जीवन। तो दोस्तों सिंधु वासियों का जब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें हम आर्थिक जीवन के अंतर्गत कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पशुपालन, यानी सिंधु वासियों ने कौन कौन से पशुओं का पालते थे और दूध के लिए पालते थे अथवा मांस के लिए। दूसरा टॉपिक होगा कृषि, तीसरा होगा उद्योग और उद्योगों में धातु उद्योग, और चौथा टॉपिक व्यापार वाणिज्य, और पांचवा टॉपिक है विदेशी व्यापार। तो इन टॉपिकों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और बात करेंगे यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु वासियों के आर्थिक जीवन के बारे में। तो सिंधु वासियों का जो पूरा स्थल है, वहाँ की खुदाई से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर ये विवरण दिया जाता है और इन साक्ष्यों में पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधे आदि की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पशुपालन। तो सिंधु वासी कई पशु पालते थे। जाहिर सी बात है कि कुछ पशु के प्रमाण मिले होंगे। तो कौन कौन से पशुओं के प्रमाण मिले हैं? सबसे पहले पूछा जाता है ऊंट। पूछा जाता है कि ऊंट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिला है, यानी ऊंट और गधे यहाँ पर पाए जाते रहे हैं। घोड़े के संबंध में मतभेद है। क्या मतभेद है? दरअसल में घोड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़ों से परिचित तो थे, लेकिन घोड़ों का व्यापक उपयोग नहीं करते थे जितना कि बाद में वैदिक काल के लोगों ने किया। तो घोड़ों के संदर्भ में क्या मतभेद है? मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। यानी ऊपरी सतह का मतलब है सिंधु सभ्यता का जो लास्ट टाइम चल रहा था, उस समय यहाँ पर घोड़े के कुछ प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बाद का है, ये माना जाता है सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटडा कहाँ पे है? गुजरात में प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से सुरकोटडा से भी घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। एक स्थान है पाकिस्तान में और जिसका नाम है राणा गुंडई। ये यूपीपीसीएस, आईएएस, समीक्षा अधिकारी कई एग्जामों में पूछा गया है। राणा गुंडई से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। किसका प्राप्त हुआ है? घोड़े का जबड़ा, जो पूर्व सिंधुकालीन था, यानी सिंधु सभ्यता के बसने से पहले का था। सिंधुवासी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिंधुवासी घोड़े से परिचित थे, लेकिन उसका बेहतर उपयोग नहीं जानते थे, कि जैसा कि वैदिक काल के लोगों ने घोड़ों का व्यापक उपयोग किया। तो हाँ, एक खास बात है, यहां से बहुत सारे जानवरों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो यही महत्वपूर्ण है। और पूछा जाता है कि सिंधुवासी किस पशु से परिचित नहीं थे? तो सिंधुवासी किससे? शेर से परिचित नहीं थे। आइए अब हम बात करते हैं कृषि के संदर्भ में, यानी कृषि के क्षेत्र में। तो दोस्तों अगर हम कृषि के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का जो आधार था, स्ट्रक्चर था, वो कृषि माना जाता है। जबकि नगरों का जो आधार है वो व्यापार वाणिज्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर कृषि ना हो तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से भारत की
व्यवस्थित नहीं हो सकती है। लोग जो कृषि से इतर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो कार्य छोड़ना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? सैंधव सभ्यता यदि पूछा जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रहेगा, जबकि अगर नगरीय क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का आधार पूछा जाए तो वो व्यापार वाणिज्य होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में। तो सैंधव अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था? कृषि था। बहुत लोग इसको व्यापार वाणिज्य बता देते हैं, लेकिन ये संपूर्ण सैंधव अर्थव्यवस्था की बात कही जा रही है। तो सिंधु सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था। अब कौन कौन से योगदान है, आइए बात करते हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बहुत उपजाऊ था। जाहिर सी बात है, नदियों का क्षेत्र था तो उपजाऊ होना तो स्वाभाविक सी बात है। कृषि कार्य पत्थर एवं कांसे के बने हुए उपकरणों का उपयोग किए जाते थे, यानी खुदाई हो गया और लोहे के फल के जो हल का जो फाल होगा उसमें कांसे अथवा पत्थर का उपयोग किया जाता रहा, क्योंकि तांबा उतना कारगर नहीं होगा और कांसा हो सकता है या पत्थर का, और अभी तक लोहे का कोई इस्तेमाल दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि सैंधव क्षेत्र में लोहा अनुपस्थित था, यानी लोहे के प्रमाण नहीं मिलते हैं। डीडी कौशांबी का मानना है सैंधववासी हल के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। अब देखिएगा, ये एक व्यक्तिगत राइटर हैं, इन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार दिए और कहा कि सैंधववासी शायद हल के प्रयोग से उतना नहीं जानते थे, नुकीले कुदाल का प्रयोग करते थे। आइए आगे देखते हैं। कालीबंगा से प्राक सैंधव यानी सैंधव सभ्यता के बसने से पहले के प्रमाण मिले हैं। किसके? जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, तो वो कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। और इसी तरीके से बनावली से मिट्टी का बना खिलौने का हल मिला है। कहां से मिला है? बनावली से। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अब कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत है उसमें दो हराइयों यानी ऐसे ऐसे करके प्रमाण मिले हैं, इस तरीके से जुताई के प्रमाण मिले हैं। तो जो नजदीक वाले थे उसमें सरसों बोया जाता था, यानी सरसों से ये परिचित थे, और जो दूर वाली हराइयां थी इसमें चना बोया जाता था। तो इस तरीके के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान के चेलिस्तान से मिट्टी के बने खिलौने हल मिले हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हल मिला है तो वास्तविक रूप में इसके साक्ष्य जरूर मिले होंगे। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। सैंधववासी रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में करते थे और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में करते थे, यानी इनकी जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। लोथल से पकी मिट्टी के प्लेट में बीज बोने का यंत्र मिला है। मतलब इस तरीके से एक प्याला नुमा ऐसे है और ऐसे इस तरीके से, तो इसमें बीज डाल दिए जाते थे और ये एक एक करके एक छोटा सा छिद्र बना दिया जाता था, एक एक दाने इसमें गिरते रहते थे। तो जाहिर सी बात है ये बीज बोने का एक तरीके से यंत्र माना जाता है। पूछा जाता है कहां से मिला हुआ है, तो ये लोथल से मिला हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं कृषि के बारे में। सैंधववासी 9 फसलों का उत्पादन करते थे। किसने? 9 फसलें। कौन कौन सी हैं? इसमें जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया, मटर हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फसलें। अब इनमें प्रश्न पूछा जाता है कौन सी फसल नहीं उगाते थे। तो दोस्तों रागी की फसल ये नहीं उगाते थे। किसकी? रागी की फसल। चूंकि सैंधव सभ्यता से रागी के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन सैंधव जो इतिहासकारों का या पुरातत्वविदों का मानना है कि सैंधववासी रागी फसल को नहीं उगाते थे, और इसके बारे में कहा जाता है ये दक्षिण भारत से लाते रहे होंगे या आयात करते रहे होंगे। तो दक्षिण भारत की आज भी प्रमुख फसल कौन सी है? रागी। आप कर्नाटक में देखेंगे बड़ी मात्रा में रागी उत्पादन
रागी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बनावली से उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तम किस्म के जौ का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बनावली से मिलता है। और किसका है? जौ का साक्ष्य मिलता है। साथ ही साथ क्या है? राई, यानी राई, सरसों जिसको हम कह सकते हैं, और तिल के भी यहां से प्रमाण मिले हैं। उसके बाद लोथल और रंगपुर, ये दो चावल के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। तो पूछा जाता है सैंधव क्षेत्र में चावल के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं और रंगपुर से मिलते हैं। तो रंगपुर से धान की भूसी मिलती है। आगे हम बात करते हैं, सैंधववासी कपास के प्रथम उत्पादक थे। कपास, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कपास के बारे में बहुत सारे प्रमाण हमने पीछे बताए थे। इसे सिंड्रोन कहते थे क्योंकि सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में उगाया जाता था। सिंधु सभ्यता के व्यापार वाणिज्य में आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। किसने? कपास ने। कि जितनी सैंधव क्षेत्र के उत्पादन की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा, सैंधव क्षेत्र के कपास की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज़्यादा कपास उत्पादित होता है। तो इससे क्या है? व्यापार वाणिज्य को जन्म दे देगा। प्रमुख नगरों में अन्नागार मिले हैं, यानी जहां अन्न भंडारण, और इसे संरक्षित किया जाता था। किसको? अनाज को। तो हड़प्पा से अन्नागार मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है, लोथल से अन्नागार मिला है। प्रश्न पूछा जाता है कि अन्नागार कहां से नहीं मिला है? तो अन्नागार कहां से मिला है? इन तीनों क्षेत्रों से मिला है। शेष जो चौथा ऑप्शन होगा वहां से नहीं होगा। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। संभवतः ये राजकीय नियंत्रण में था क्योंकि अनाज के बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। तो ये माना जाता है कि हो सकता है अनाज पर राज्य का नियंत्रण रहा होगा और टैक्स के रूप में लिया जाता रहा होगा क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में प्रमाण मिले हैं। संभवतः वस्तु विनिमय में भी अनाज का उपयोग करते थे, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान में। जैसे गांव में आज भी कहीं कहीं देखा जाता है कि चलो अच्छा तो मुझे धान दे दो और हम आपको मटका दे दें। तो वस्तु विनिमय में, यानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त में अनाज का उपयोग किया जाता था। इसीलिए इतने बड़े बड़े अन्नागार यहाँ से मिले हैं। आइए आगे देखते हैं। तो वेतन के रूप में भी दिए जाने के रहता रहा होगा क्योंकि भंडारण बड़ी मात्रा में था। मेसोपोटामिया के उर, ये दक्षिण भारत से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिससे यहाँ से पता चलता है कि सैंधव के अन्नागार से 420 दिन यानी 11 वर्ष के खाद्यान्न या मजदूरी के बराबर अनाज रखा जाता था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण किया जाता था। यानी 11 वर्ष के, इतने 11 वर्ष यानी 4020 दिन की मजदूरी के बराबर खाद्यान्न संरक्षित किया जाता था। हड़प्पा से भूमिगत बर्तन प्राप्त हुए हैं। इनके किनारे चारों तरफ ईंटें मिलती हैं। संभवतः इन बर्तनों का अनाज सुरक्षण के लिए किया जाता था। ऐसा है कि जैसे आज भी गांव में देखते हैं ऐसे मटका रखते हैं और मटका जब बड़ा होता है तो उसके मटका लुढ़के ना, इसके चारों तरफ क्या है? ईंटें लगा दी जाती थी। तो इस तरीके के पात्र यहां से मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिट्टी के चूहेदानियां मिली हैं, यानी कहीं ना कहीं चूहे बहुत ज्यादा तंग करते रहे हों, इसीलिए ऐसे मतलब चूहेदानियां यानी चूहों को पकड़ने के लिए बनाई गई होंगी। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की वृत्ताकार चक्की प्राप्त हुई है। चलो यही बाकी था। और इसमें 2 पार्ट मिले हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे करके 2 सिलबट्टे टाइप में रहते हैं और इसका एक हत्था ऐसे करके ऐसे लगा रहता है और लोग इसी को पकड़ के क्या है? चारों तरफ घुमाते हैं और यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसमें अनाज डाला जाता है और फिर दाने पिसकर ऐसे किनारे किनारे साइड से निकलता है, जिससे लोग इसी को क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं आटा के रूप में। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सैंधव वासियों के उद्योग और व्यापार के बारे में। अब उद्योग एवं व्यापार, जाहिर सी बात है उनमें सबसे पहला टॉपिक हम बात करेंगे उद्योग के बारे में। सैंधव वासियों प्रथम उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से लाल रंग के कपड़े में चांदी के बर्तन
पाए गए हैं और मोहनजोदड़ो से वस्त्र उद्योग का केंद्र था। प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से वस्त्र उद्योग का केंद्र था, तो मोहनजोदड़ो से वस्त्र उद्योग का केंद्र दिखाई पड़ता है या साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धातु उद्योग के बारे में। तो सिंधु वासियों को ढलाई तकनीक का ज्ञान था, यानी धातु प्रगलन का ज्ञान था, ठीक है ना। हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से धातु उद्योग का प्रमुख केंद्र था। आपको पीछे बताया गया था, हड़प्पा से बस्ती के साक्ष्य, श्रमिक बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं और वहीं तांबे गलाने की भट्टी कई जगह से मिली है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से धातु उद्योग के प्रमुख केंद्र था। सिंधुवासी ढलाई तकनीक से परिचित थे, मधुच्छिष्ट विधि का प्रयोग करते थे। जैसे मधुच्छिष्ट विधि का मतलब है, मतलब जैसे मोम को पिघलाकर जिस आकार में हमें बनाना होता है उसी में डाल देते हैं, उसी तरीके के पात्र में, तो वैसा ही पात्र तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से ये लोग धातुओं को क्या है, गलाकर ऐसे पात्र में डाल देते थे और उस तरीके से आकार बन जाता था। चहुंदड़ो और लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कहाँ से? चहुंदड़ो और लोथल से। पूछा जाता है कि यहाँ पर गुड़िया मनका बनाने का कारखाना कहाँ पर था, तो चहुंदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो से एक कुम्हारों की बस्ती मिली है। पीछे हमने बताया था जो पुरुष वर्ग से साक्ष्य जुड़े हों वो मोहनजोदड़ो से हैं। तो यहाँ से भी देखिएगा कुम्हारों की बस्ती कहाँ से मिलती है, वो मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। लोथल हाथी दांत के लिए प्रसिद्ध था, बंदरगाह था तो विदेशों से व्यापार होता रहा होगा, तो जाहिर सी बात है हाथी के दांत भी क्या है, बड़ी मात्रा में भारत आते रहे होंगे और भारत के लोग उन दांतों का कंघी, पैमाने और आभूषण तैयार करते थे। कंघी इस तरीके से, कहां से मिली है, किसकी बनी हुई थी, हाथी दांत की। पैमाने यानी स्केल टाइप में मिली हुई है, यानी मापने के लिए। और आभूषण जैसे चूड़ियां हो गई, लटकन है, बहुत सारी चीजें हाथी की दांत की बनी हुई थी। और ईंट उद्योग के बारे में कहा जाता है सरकार का नियंत्रण था, क्योंकि ईंटों का प्रयोग जो है बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं मिलता है, लेकिन जहां पर कुछ क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पर पानी का उपयोग किया जाता रहा है वहां पर पकी ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर यानी ईंटों पर राज्य का नियंत्रण रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता का उद्योग विकसित अवस्था में था। सिंधुवासी कच्चे माल का आयात करते थे और तैयार माल का निर्यात करते थे। कहने का मतलब है रॉ मटेरियल दूसरे देशों से आता था और यहाँ पर जो है श्रमिक का काम किया जाता था, उसको एक नई वस्तु के रूप में तैयार किया जाता था और विदेशों को व्यापार करने के लिए पुनः भेज दिया जाता था। और यही कारण है कि सिंधुवासियों का केवल श्रम लगता था और इस कारण सिंधुवासी इतना डेवलप हो गए कि अपनी बस्तियां वहां पर बसा दी जहां पर खेती करना संभव नहीं था। तो हड़प्पावासी निम्न देशों से वस्तुओं का आयात करते थे, जैसे चांदी अफगानिस्तान एवं ईरान से। पूछा जाता है कि हड़प्पावासी चांदी का कहां से आयात करते थे, तो अफगानिस्तान और ईरान से चांदी का मंगवाते थे। सोना, कोलार की खान, ये कर्नाटक में है, आज भी यहां से सोना निकाला जा रहा है, यानी सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक यहां पर सोने के उत्पादन लगातार बना हुआ है। तांबा, खेतड़ी राजस्थान से, यहाँ भी आज भी तांबा निकाला जा रहा है, हालांकि अब यहाँ पर काफ़ी कम हो गया है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से तांबे का प्राप्त होता है जो खेतड़ी से मंगवाते थे, जबकि लोथल से जो तांबा प्राप्त होता है वो ओमान का मिलता है। तो पूछा जाता है ओमान से आयात तांबे का जो आयात किया जाता था वो कहाँ से मिलता है, तो वो लोथल से मिलता था। टिन अफगानिस्तान से। देवदार की लकड़ी, आपको पता है हड़प्पा से एक ताबूत मिला था और इस ताबूत में एक व्यक्ति को क्या है दफनाया गया था और ये ताबूत की जो लकड़ी किसकी बनी थी, ताबूत में कौन सी लकड़ी उपयोग की गई थी, देवदार की। तो देवदार कहाँ मिलता था, ये मिलता था हिमालय में। तो ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। देवदार की लकड़ी एवं शिलाजीत कहाँ से मंगवाते थे, हिमालय से मंगवाते थे। लास्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं विदेशों से व्यापार, क्योंकि सिंधुवासी विदेशों से भी व्यापार करते रहे हैं।
तो विदेशों में कहाँ कहाँ से सिंधुवासियों के व्यापारिक संबंध थे? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया को ही इराक कहा जाता है वर्तमान में। तो मेसोपोटामिया, मिस्र, ईरान, क्रीट, बहरीन, ओमान, इतने देशों से क्या है? विदेशी व्यापार होता रहा है। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हड़प्पा से कई लोग वहां पर गए होंगे। कहां पर? मेसोपोटामिया यानी इराक में, और वहीं पर बस गए होंगे। तो हड़प्पाई बस्ती के क्या है? साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से नालदार मनके मिले हैं जो मिस्र के हैं। तो पूछा जाता है नालदार, एक और है हृदयाकार मनका यानी मूंगा, कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा से मिलता है। तो इसका सीधा मतलब है भारत के यानी सिंधु वासियों का प्रमाण इराक में मिलता है, और इराक वासियों का जो प्रमाण है वो भारत में मिलता है। अन्य देशों के प्रमाण भारत से मिलते हैं। तो इससे ये निश्चित हो जाता है कि विदेशों से व्यापार समृद्ध अवस्था में था, होता रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास यही तक। थैंक यू।